का पहला सत्र। पहले सत्र में सदन का नेतृत्व करने वाले दो बड़े नेताओं के बीच जो टक्कर हुई है उसकी देश भर में चर्चा है। लेकिन दोनों नेताओं के बीच जो वाद विवाद हुआ उसमें देश के मुद्दों पर सिर्फ कांग्रेस नेता और सदन में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी बोल पाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के काम जरूर गिनाए, लेकिन उन्होंने जिस तरह बालक विलाप और बालक बुद्धि जैसे शब्द इस्तेमाल किए उससे प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व के लिए देश भर में आज अनेक तरह की चर्चाएं हैं। इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार गोविंद चतुर्वेदी जी और सनी सेबेस्टियन जी। इस पूरे एपिसोड में 18वीं लोकसभा के इस पहले सत्र में देश को क्या मिला और आगे आने वाली स्थिति क्या और कैसी रहेगी, इस पर सीधे हम सबसे पहला सवाल गोविंद जी से करते हैं। क्या ये सत्र देश के लिए कुछ दे पाया? अगर एक लाइन में आपको जवाब दूं तो देश को कुछ नहीं मिला। आज देश की जो सबसे बड़ी समस्या देश के नौजवानों की है, नीट की, नेट की, परीक्षाओं की विश्वसनीयता की, और इसके साथ दूसरा इशू मणिपुर का, जिसको बहुत बड़ा इशू है देश के हिसाब से। इसके अलावा इशू इतने हैं, खूब इशू हैं, जो चुनाव के दौरान भी रहे, बाद में भी रहे, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी रहे। लेकिन अगर इन दो इशू पे भी देखें तब भी देश को कुछ नहीं मिला। और अगर इससे ज्यादा मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन देश के संसदीय लोकतंत्र को, संसदीय परंपराओं को इस सत्र से बहुत नुकसान पहुंचा हुआ लगता है। बाकी जब आगे मौके होंगे तब मैं डिटेल करूंगा जी। लोकसभा सचिवालय ने दावा किया है कि इस सत्र का आउटपुट 108% रहा। सनी जी, आप क्या मानते हैं? नहीं, एक्चुअली इस तरह का जो है सीन क्रिएट करना है, नाटक करना है, ये तो वो तो एक तरह का आउटपुट है। लेकिन जो है सकारात्मक, जो जो प्रोडक्टिव डिबेट है, डिस्कशन है बर्निंग इश्यूज पे, वो तो ऑलमोस्ट जीरो ही है। और सदन को चलाना, सदन को तरीके से चलाना तो रूलिंग पार्टी का ही प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और खुद रूलिंग पार्टी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। और पहले तो इस तरह का था, शाउटिंग ब्रिगेड आके बाकी लोगों को बोलने नहीं देता था। लेकिन अभी इस तरह का स्थिति नहीं है, क्योंकि ओपोजिशन का संख्या काफी है हाउस में। और ओपोजिशन तो बोलेंगे ही। 10 साल के बाद अभी जनता का आवाज ओपोजिशन के थ्रू हाउस में सुन रहे हैं। लेकिन अभी वो नहीं है, इतना नकारात्मक हो गया भाषण प्रधानमंत्री जी का भी। इतना मतलब लैंग्वेज इस तरह का यूज हो रहा है जो प्रधानमंत्री के लिए मेरे ख्याल से गरिमा नहीं देता। और सदन में भी इस तरह का लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और हमने सोचा ये धीरे धीरे सेटल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, रूलिंग पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को ये स्थापित करना है हम डरे हुए नहीं है। लेकिन बेसिकली ये प्रॉब्लम डर का ही है, डर गया। इसीलिए अंग्रेजी में जो है कहावत कहावत या सेइंग है, शाउटिंग इन द डार्क। मतलब अंधेरे में आपको डर लग रहा है, आप आवाजें कर रहे हैं, है ना, क्योंकि आपको डर लग रहा है। इसलिए इस तरह का अंधेरा वाला जो है स्थिति में आवाज कर रहे हैं। इसमें फिर हाउस से तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होना तो स्वाभाविक है जी। राजनीतिक दलों को इस सत्र से क्या मिला, इसके लिए मैं सिर्फ एक लाइन, ये इस एक लाइन के सवाल को आपके सामने रख रहा हूं कि जिस पिच पर कांग्रेस 10 साल से लगातार हार का सामना कर रही है, राहुल गांधी ने आखिर उसी हिंदुत्व की पिच पर
क्यों पेस बॉलिंग की? गोविंद जी बताएं। नहीं, बहुत साफ तौर पर सुभाष जी, लड़ाई के अलग अलग कायदे होते हैं, और मतलब युद्ध के, लड़ाई के, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमको हमारे चुनाव को, हमारे संसदीय लोकतंत्र को युद्ध के मैदान के रूप में देखना पड़ रहा है। और इसीलिए जब आप कंटिन्यू रखें। इसी इसीलिए जब अपन ये बात करते हैं कि किसको क्या मिला इससे, और हिंदूवादी उस मुद्दे की बात करते हैं, तो ये मान के चलिए कि दुश्मन को दुश्मन के हथियार से मारा जाता है लड़ाई में। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन, शायद उन्होंने यही सोच करके ये एक हथियार हाथ में लेने की कोशिश की है। ये सही है कि राहुल गांधी ने उसके साथ जो कांग्रेस की ताकत है, जो इंडिया गठबंधन की ताकत है, और जो इस भारत की सभ्यता और संस्कृति की ताकत है, उसको साथ रखा। उन्होंने जब एक बड़ी थीम बना करके और बात करना शुरू किया, डरो मत डराओ मत, तो उस डरो मत डराओ मत का प्रतीक उन्होंने बनाया भगवान शिव को। लेकिन शिव के साथ उन्होंने कुरान को भी लिया, मुस्लिम धर्म को भी लिया, उसकी लर्निंग्स को भी लिया, शिक्षाओं को भी लिया, सिख धर्म की शिक्षाओं को भी लिया, गुरु नानक देव जी को लिया, क्रिश्चियनिटी को लिया, उसके साथ ईसा मसीह को लिया, और सबकी शिक्षाओं को लेकर उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जो हमारी सभ्यता संस्कृति, जिसको हम सनातन कह रहे हैं, सनातन मतलब कंटिन्यूटी वाली चीज जो लगातार चल रही है, तो हमारी लगातार चलने वाली चीज 5,000 साल या उससे भी ज्यादा पुरानी जब हम कहते हैं, तो वो यही है कि हम मिलजुल करके रहें। और राहुल गांधी ने उसको सामने लेके, साथ लेके इस चर्चा को शुरू किया। पूरी चर्चा में उन्होंने उसी को रखा। और अगर आप जाके देखें 1 तारीख की प्रोसीडिंग्स को, या 1 तारीख के उन दृश्यों को याद करें, जब राहुल गांधी बात करते हुए, बहुत बार ये लगता था कि ज्यादा हो रहा है, लेकिन बात करते करते जब वो शिव की और हिंदू धर्म की बात करते थे, तो सत्ता पक्ष के खेमे में बेचैनी नजर आती थी। और उस बेचैनी को आप राहुल गांधी के संबोधन के दौरान, या राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस के दौरान, जो 90 मिनट की बहस थी, आप सोचिए उस 90 मिनट की बहस में 7 बार नहीं, 27 बार तो उन 7 लोगों ने इंटरवीन किया, हस्तक्षेप किया, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर के। उन्होंने 2 बार उन्होंने कहा, अमित शाह जी बोले, किरण रिजिजू बोले, राजनाथ सिंह बोले, शिवराज सिंह बोले, मतलब सारे ये मंत्री, इतनी वैष्णव बोले, तो ये सारे मंत्री, सांसद तो कितने बोलते रहे, लेकिन वो बेचैनी वो थी जो लास्ट में इस नाते से प्रकट भी हुई। प्रधानमंत्री के कल के संबोधन में अगर आप जाके देखेंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारे धार्मिक चित्रों को, भगवान के चित्रों को राजनीति के लिए, निजी स्वार्थों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये वहीं पलट के जहां आपने सवाल शुरू किया बात आती है कि जब सामने वाले कर रहे थे तो दूसरों ने भी किया, और उसी हथियार से उन्होंने उस लड़ाई को लड़ा। तो ये जो आपका सवाल था, उसका जवाब मेरी तरफ से ये है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल के प्रदर्शन पर आज राज्यसभा में वॉकआउट हुआ है, और सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि इंडिया गठबंधन के सभी दलों के बड़े नेताओं ने उन पर कड़े प्रहार किए। उन्होंने बालक बुद्धि स्वयं प्रधानमंत्री की बताई है। यहाँ तक कि सामना जो शिवसेना यूवीटी का मुखपत्र है, उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री और अमित शाह के एक्सपोज होने की बात की है। सनी जी, क्या मानते हैं कि इंडिया गठबंधन अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करके प्रधानमंत्री को
एक सीधा संदेश देने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। ये तो इंडिया गठबंधन का जो है, जो यूनिटी का तो अच्छा मैनिफेस्टेशन है हाउस में जो हुआ है। प्लस राहुल गांधी ने स्टार्ट कर दी अग्रेसिव भाषण से, लेकिन सकारात्मक क्रिएटिव जो भाषण था, और काफी अच्छा रेटिंग। ऐसा नहीं है हम यहाँ बैठ के बोल रहे हैं। जो क्रिटिक्स नॉर्मली जो राहुल गांधी को क्रिटिकली देखता है, वो लोग भी अच्छा मानते हैं ये भाषण। ठीक है, कुछ लोगों को ये इस तरह का जो है जोश यादा था, इस तरह का कमेंट्स है। अदरवाइज काफी टू द पॉइंट, इमोशनल तो था ही, लेकिन इसमें काफी डेटा भी था, एस्पेक्ट्स भी था, डिटेल्स भी था। लेकिन मोदी जी का जो भाषण था, वो अपना जो कार्यकाल का 10 साल का कई बार सुन चुका था, उस तरह का जो जो लिस्टिंग था। उसके बाद फिर बहुत ही इंसल्टिंग लैंग्वेज में ओपोजिशन लीडर के बारे में इनडायरेक्टली उन्होंने वो शुरू वाला शब्द छोड़ दिया, है ना, जो राहुल गांधी के लिए बोलता था। लेकिन ये बच्चा, इसका मतलब इमैच्योर व्यक्ति, है ना। ये मच्योर कौन है तो पब्लिक असेस करेंगे, जज करेंगे, है ना। और मच्योर इमैच्योर तो अभी धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है मैच्योरिटी किस में है, और मैच्योरिटी का मतलब भी क्या है। कई चीजें हैं। और ओपोजिशन का जो यूनिटी है, क्योंकि इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जैसे महाराष्ट्र इलेक्शन और बाकी दो दो जगह और इलेक्शन, झारखंड और इस तरह का, ये इसके लिए काफी सिग्निफिकेंट चीज है। ओपोजिशन यूनिटी और एक साथ है ओपोजिशन। और अभी तो एनडीए अलायंस में अभी कोई सीरियस क्रैक्स अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी तो शुरुआती है। और उन्होंने ऐसा भी कोई बड़ा सोलिडारिटी भी नहीं दिखाया, ये भी ना है। ऐसा कोई आगे आके किसी ने कहा नहीं सपोर्ट करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर का जो भाषण है या उनका आर्गुमेंट है, ये किसी ने ज्यादा बढ़ चढ़ के सपोर्ट भी नहीं किया। पार्टी ने या प्राइम मिनिस्टर या दिल्ली लीडरशिप ने सबको कहा, इंक्लूडिंग राजस्थान चीफ मिनिस्टर को, रिस्पॉन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, इसके बारे में स्टेटमेंट दे दो, राहुल को टारगेट करो, ये सब उन्होंने कहा है। इसका मतलब ऑन द डिफेंसिव है। इतना बच्चा है तो आप क्यों डर रहे हैं, अंधेरे में क्यों तीर चला रहे हैं, है ना। ये है मेरा आर्ग्यूमेंट इसमें। जी। व्यक्तित्व के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण और प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी का भाषण, दोनों का स्ट्रेचर यानी उनकी हैसियत बढ़ी या घटी, गोविंद जी? क्या कहा सुभाष जी? व्यक्तित्व के लिहाज से प्रधानमंत्री का भाषण और राहुल गांधी के भाषण को एक तराजू में अगर तौलें तो क्या दोनों की हैसियत बढ़ी या घटी? निश्चित रूप से आप ये मानिए कि विपक्ष के नेता की जो 10 साल से जगह खाली थी, राहुल गांधी ने अपने उस निर्वाचन को अपनी इस पहली स्पीच से विपक्ष के नेता के तौर पर प्रूव किया, सिद्ध किया। जो सारी पुरानी पिछले 20 सालों में उनके बारे में गढ़ी हुई बातें थी, उनको उन्होंने निर्मूल और असत्य साबित किया। निश्चित रूप से राहुल गांधी का कद इस स्पीच से बहुत बड़ा। प्रधानमंत्री जी का जो कद है, जो उनका भाषण था, वो कितना बढ़ा कितना नहीं बढ़ा वो देश बताएगा। लेकिन ये सच है कि जिस तरह की बातें हुई, बच्चा बुद्धि, वो जो पहली दूसरी क्लास में कहानियां पढ़ते हैं या बच्चों को सुनाते हैं, उस तरह की साइकिल से गिर गए, अरे चींटी मर गई, तो वो तो उस मंच पर शोभा देने वाली बातें शायद नहीं लगती। तो उस नाते से उनका कद बढ़ा नहीं बढ़ा, कितना बढ़ा, वो जनता तय करेगी। लेकिन एक चीज मैं और इसके साथ के साथ कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि भाजपा ने जो रणनीतिक गलती चुनाव के दौरान की, कांग्रेस के पिच पर खेलने की, उसी तरह की रणनीतिक गलती अब भाजपा और एनडीए गठबंधन और सरकार
विपक्ष के नेता को टारगेट करके कर रहे हैं। ये मान के चलिए, जो बार बार अलग जितने भी सर्वे आ रहे हैं वो ये सब बता रहे हैं कि इन वर्षों में खास तौर पर जो 2 पदयात्राएं राहुल गांधी ने की हैं, उनके बाद राहुल गांधी का कद, राहुल गांधी की लोकप्रियता, राहुल गांधी का जो सीधा सरल सच्चा लोगों से व्यवहार है, वो उनकी लोकप्रियता को बढ़ा रहा है। तो उस पर अटैक करके, और उस पर अटैक करने के साथ साथ, अब जैसे कल भाषण में प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया, जवाब में ये बच्चा बुद्धि और ये छोटी छोटी कहानियां, इनको तो एक तरफ रख दीजिए आप, जिनका कोई मायने नहीं है, जिनका संसदीय लोकतंत्र में कोई महत्व नहीं है। ठीक है, सत्ता पक्ष के लोग उस पर ताली बजा सकते हैं, वो उनका बजाने का हक है, लेकिन खुद हम देखें तो प्रधानमंत्री जी को भी, प्रधानमंत्री जी की जो स्थिति जनवरी 2024 में के शुरू में थी, राम मंदिर के उद्घाटन तक, उसके बाद के उनके चाल ढाल, चेहरा, सब चीजों में फर्क हमको नजर आता है। तो वो चीजें ऐसी लगती हैं। फिर संबोधन में मणिपुर बिल्कुल नहीं था, जिस पर 2 घंटे सदन में प्रधानमंत्री जी के संबोधन के दौरान विरोध होता रहा। मणिपुर हमारा हिस्सा है, मणिपुर हमारा राज्य है, देश का राज्य है। उस मणिपुर के बारे में एक लाइन नहीं थी, जबकि मणिपुर के सांसद ने सुबह ही कहा था। पूरा देश देख रहा है कि पिछले 1.25 साल से मणिपुर, मतलब जो राहुल गांधी ने शब्द काम में लिया, वो पूरा देश देख रहा है कि एक सिविल बार की सी स्थिति वहां है, और उसकी स्वीकारोक्ति खुद मणिपुर के मुख्यमंत्री एक इंटरव्यू में अभी 15 दिन पहले कर चुके कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप मणिपुर में काम नहीं कर पाए। और यही सवाल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में एक इंटरव्यू में उठाया, एक संबोधन में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर पर कौन ध्यान देगा, कब ध्यान देगा। तो मणिपुर पर कुछ नहीं था, महंगाई के बारे में कुछ नहीं था पूरे संबोधन में, कि हम महंगाई को कैसे कम करेंगे, हम बेरोजगारी को कैसे मिटाएंगे। नीट और नीट स्टूडेंट्स की परीक्षा के बारे में एक लाइन थी कि हम विश्वास दिलाते हैं कि युद्ध स्तर पर काम करेंगे। पर देश ये जानना चाहता था कल उस 2 घंटे की स्पीच में प्रधानमंत्री जी से कि वो युद्ध स्तर के काम क्या होंगे। तो कुल मिला के आपके सवाल का ये जवाब है जी। एक और सवाल आपसे ही, क्या ये प्रधानमंत्री की प्रतिपक्ष के नेता का मनोबल तोड़ने की रणनीति का हिस्सा था? निश्चित तौर पे वो कोशिश उनकी शुरू से रही होगी, लेकिन जैसा सनी जी ने कहा कि पिछली बार ये सारी 2 टर्म में 2014 और 2019 में नंबर 1 लीडर अपोजिशन कोई नहीं था। तो राहुल गांधी या कांग्रेस, फर्क पड़ता है, एक मोरालिटी का फर्क पड़ता है कि वो आगे बढ़ के क्या करते, कैसे करते। तो वो स्थिति थी। इस बार लीडर अपोजिशन का कद है, कांग्रेस के भी सदस्यों की संख्या दुगनी हुई, इंडिया गठबंधन 234 पे है टीएमसी और इन सबको जोड़ के देखें तो एक मोरल सपोर्ट उनके साथ था। और उस मोरल सपोर्ट को कमजोर करने के लिए निश्चित तौर पे कोई भी सरकार में हो वो करता है, वही बीजेपी और प्रधानमंत्री जी ने किया। लेकिन सामने वाली जो स्ट्रेंथ थी, और आप ये देखें तो मोरलिटी निश्चित तौर पर बीजेपी जो 303 सीटों पे थी वो 240 पे रही। तो वहां वो पिच कमजोर था, एनडीए का पिच कमजोर था, उनकी संख्या घटी बिल्कुल 293 मतलब बहुमत से 20 सीट आगे। तो वो उसको दिखाने के लिए, उससे बचने के लिए, एक जो कहते हैं ना कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, तो वो स्ट्रेटेजी शायद रही हो, लेकिन उन कारणों से वो स्ट्रेटेजी सक्सेस होती दिखाई नहीं दी। जी। एक्सपंज व्यवस्था पर सनी जी, लोकसभा अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के नेता के भाषण में से बहुत सारे शब्द एक्सपंज कर दिए, जबकि अगर आपत्तिजनक देखा जाए तो प्रधानमंत्री के भाषण में भी कई आपत्तिजनक शब्द थे। क्या एक्सपंज व्यवस्था से लोकसभा अध्यक्ष भी कटघरे में खड़े होते, सनी जी? नहीं, ओम बिरला जी, स्पीकर साहब का जो व्यवहार से ऐसा लग रहा है उनको कोई हिस्ट्री का कोई डर नहीं।
लोग क्या सोचेंगे, हिस्ट्री उनके बारे में क्या मतलब बाद में क्या रखेंगे, उनको कहाँ रखेंगे हिस्ट्री के इसमें, उसका कोई चिंता तो इनको है ही नहीं। अपना इम्पार्शियलिटी में ये इसमें इसमें ये अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि पहले भी पिछले टेन्योर में भी तो एमपीज को निकालने वाला जो रिकॉर्ड है, तो उनका ही एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वो। इस तरह का इमेज के बाद ठीक है, और बनाया, ये तो रिवाड़ी मान लो, उनको ट्रस्टेड व्यक्ति को स्पीकर बना दिया, रिलायबल उनके लिए विद इन कोर्ट रिलायबल व्यक्ति को स्पीकर बना दिया, और वहां बैठ के प्रो स्पीकर जब होता है, जो वो अपोजिशन को प्रोटेक्ट करता है, प्रो एक्टिव स्पीकर को रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करके एक्टिव नहीं बनना है, तो सदन चलाना है ढंग से बैलेंस तरीके से, और हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फेयर प्ले, फेयरनेस रखना है, ऐसा किसी को नहीं फील होना चाहिए हमारे साथ अन्याय हुआ। हाउस में पूरा इंडिया देख रहे हैं, और हाउस में स्पीकर किसी को प्रमोट कर रहे हैं, किसी को नीचा दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, किसी का माइक बंद कर रहे हैं। माइक वाला तो इन्होंने मना किया है, लेकिन हम जानते हैं इशारे से ये सब होता है, और सदन में ये सब इस तरह का ही है, स्पीकर क्या चाहते हैं या सदन का नेता क्या चाहता है जो स्टाफ को मालूम है ना, इस तरह का। और ये हिस्ट्री इस तरह का जो है, हिस्ट्री के कोई चिंता नहीं है, लेकिन कई बार ऑलरेडी 2-3 दिन ही हुआ है, ऑलरेडी स्पीकर के बारे में राहुल गांधी इंक्लूडेड टिप्पणी दी, क्योंकि इस तरह का प्रोवोकेशन उनसे हुआ है। जब प्रोटेक्शन मेंबर को नहीं मिलता, मेंबर नेचुरली वो रिएक्ट करते ही है, नॉर्मली नहीं करते हैं लोग, आसानी से स्पीकर पे अंगुली नहीं उठाते, अवॉइड ही करते हैं। लेकिन जब हेल्पलेसनेस फीलिंग होता है, दूसरा कोई चारा नहीं है, तो ये करते हैं, ये करना पड़ा कि